बच्चों अभी तक हम लोगों ने भाग 1 सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है पूरे डिस्कस कर लिए हैं 45 तक। अब हम लोग इस भाग 2 में उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो बच्चों मैं आप सबको बता दूं कि संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा का गठन वो ऑप्शन में दिया है 1945, 1946, 1947 या 1948। तो आप सबको बता दूं कि संविधान सभा का गठन जो है वो 1946 में किया गया था। अच्छा चलिए, संविधान से एक क्वेश्चन भी हमें याद आया। संविधान को बनाने में बच्चों याद लिख लीजिए सभी कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना एवं 18 दिन लगे थे। 18 दिन लग गया था संविधान को लिखने में। और यह जो संविधान बच्चों लिखा गया था, यह संविधान किनके द्वारा लिखा गया था? यह संविधान लिखे गए थे हमारे एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा, है ना। तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान लिखा गया था और इन्हें मिसाइल मैन भी बोला जाता है, याद रखिएगा। और ये वही व्यक्ति हैं जो इतना जो रीति रिवाज परंपरा छुआछूत की भावना सब चल रहा था पहले के ज़माने में, तो सबको वही हटाया था, हरिजन को पद यही दिलाया। अच्छा चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1948, 1950, 1952 या फिर 1954। तो बच्चों इसका आंसर होगा 1950। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। और देखिए इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। और ऐसे पूछ दे आप लोगों को कि योजना आयोग का गठन जो है पूरा फुल डेट पूछ देगा, तो बोलिएगा योजना आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी। 1 जनवरी योजना आयोग का जो गठन जो है सो 1 जनवरी में इनका नया नाम दिया गया था। अब योजना आयोग योजना आयोग पुराना नाम है और इनका योजना आयोग का नाम बदल कर, है ना, नाम बदल कर 1 जनवरी को नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग याद रखिएगा। योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो बोलिए मेरे साथ, क्या है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखिए 48 का कह रहा है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? मई 2000, अप्रैल 2001, अप्रैल 2002 और अगस्त 2005। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा अप्रैल 2001। अप्रैल 2001 यही इसका करेक्ट आंसर है, यानी इसका आंसर अप्रैल 2001 है। ये सब नहीं होगा, ये सब गलत दिया हुआ है, इसमें भी काट लीजिएगा, इसका गलत है, 1952 नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन कर रहा है 49 का कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? ऑप्शन ए हो ची मिन, बाओ दाई या न्यू हिंद दियर या फिर सिंहाकू। तो इसका आंसर बच्चों होगा दक्षिण वियतनाम के बारे में आप लोग को कई बार बताए थे कि दक्षिण वियतनाम है ना जो हिंद चीन से रिलेटिव है। और देखिए हिंद चीन के बारे में हमने आप लोगों को डिस्कस भी किया था और अभी कुछ देर के लिए हम आप लोगों को वीडियो बना देते हैं, हिंद चीन के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं। तो चलिए समझिए बच्चों, हिंद चीन यही क्वेश्चन था। देखिए हिंद चीन में 3 देश आते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर जी हिंद चीन क्या है? तो बच्चों हिंद का मतलब यह नहीं समझना है कि अपना देश भारत है, ठीक है। इसका हिंद नाम क्यों पड़ा है ना, किस लिए पड़ा, और चीन का मतलब चाइना नहीं समझना है, इसका अर्थ कुछ अलग है। तो क्या अर्थ है आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बताते हैं। देखिए हिंद में 2 देश आएंगे और हिंद चीन जो लिखा है तो इन सब को मिलाकर 3 देश आते हैं। तो याद रखिए हिंद चीन में कितने देश आएंगे बच्चों, बोलिए मेरे साथ, 3 देश। हिंद चीन में 3 देश आते हैं। देखिए पहला क्या आएगा? पहला आता है लाओस। क्या आता है बच्चों, बोलिए? लाओस। देखिए और दूसरा नंबर पे आता है कंबोडिया। क्या आएगा? कंबोडिया, ठीक है। और अगला देखिए नंबर 3, तीसरे नंबर पे आता है वियतनाम। हम आप लोग को पढ़ाए थे सिलेबस में हिस्ट्री का चैप्टर 3 यही था
हिंद चीन, इसी के बारे में बताए थे। पूरा वियतनाम के बारे में हम लोग को पढ़ना था। देखिए, और आप लोग को एक और भी बात बताए थे हम, है ना, कि कंबोडिया में एक राजा था सूर्य वर्मा द्वितीय। याद कीजिए सभी, दिमाग को जोड़ डालिए। सूर्य वर्मा द्वितीय, जिन्होंने भगवान विष्णु की, यानी विष्णु भगवान की क्या बनाई थी बच्चों? मंदिर बनाया था। विष्णु भगवान विष्णु का मंदिर बनाया था सूर्य वर्मा द्वितीय। ठीक है, ये जो मंदिर था वो भगवान विष्णु का था। और इन मंदिर की खास बात क्या है, यानी इसकी विशेषता क्या है? तो इस मंदिर को विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहा बोला गया। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा विष्णु, यानी मंदिर का नाम नहीं दिए हैं। मंदिर का नाम है आपको बच्चों अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर यही है बच्चों, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। पूरे विश्व में इस मंदिर के बड़ा कोई नहीं है, इसे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता है। अब आ जाइए, जो आपको बताए थे हिंद चीन का अर्थ। देखिए, हिंद चीन का अर्थ होता है, हिंद चीन में 3 देश आते हैं, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। अब देखिए, ये जो लाओस है और ये कंबोडिया है, ये दोनों देश में जो भी रीति रिवाज धर्म है ना, वो अपने, यानी अपने भारत जैसा, ठीक है, भारत के जैसा रीति रिवाज था। भारत के जैसा रीति रिवाज, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अपने भारत में जैसे हम लोग देवी देवताओं का पूजा अर्चना ये सभी करते हैं ना, सेम टू सेम ठीक उसी प्रकार से इस देश में लाओस और कंबोडिया में अपने ही धर्म के जैसे उस देश में भी पूजा जाता है देवी देवताओं को, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हिंद। समझ गए? अब आगे देखिए वियतनाम को चीनी सभ्यता। देखिए, वियतनाम में क्या है, तो चीन की सभ्यता ज्यादा मिलता था, मतलब चीनी रीति रिवाज, ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है सो चीन पड़ गया, यानी चीनी सभ्यता। चीनी नहीं, चीन लिखिए, चीन की सभ्यता। तो वियतनाम में चीन की सभ्यता सबसे ज्यादा मिलता जुलता था, इसीलिए यहाँ पर जो जिस तरह से चीन के लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, है ना, उनका रहन सहन रीति रिवाज क्या है, उसी तरह से वियतनाम में देखने को मिलता था, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया चीन। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गई होंगी। और इसी में आप लोग को हम पढ़ाए थे हुआ आंदोलन, पूरब की ओर चलो आंदोलन, जिसमें आपको फ्रांसीसी लोग क्या करते थे, फ्रांसीसी करे वियतनामी व्यक्ति सब क्या करते थे, जो फ्रांस के जितने भी व्यक्ति नागरिक है वो वियतनाम पर जो कब्जा किया हुआ था, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए एक गठन किया था युवाओं ने, और वो फ्रांसीसी सैनिकों को मारकर पूरब की ओर भाग जाते थे। बताए थे ना आंदोलन। उसके बाद हुआ आंदोलन में बताए थे कि उस समय एक महात्मा रहा होते थे साधु, जिनके पास एक अलौकिक शक्ति था, हो ची मिन। और फिर उन्होंने कुछ फ्रांसवासी जब वो भाषण देने लगते थे हो ची मिन, तो उनकी मधुर बोली इतना अच्छा था कि उनके बोली को विचार को सुनकर बहुत सारे लोग उनके भक्त बन जाया करते थे। तो जिसके कारण फ्रांसवासियों को क्या हो गया, डर होने लगा कि कहीं यह हम जिस देश पर कब्जा किए हैं वियतनाम पर, कहीं उन देशवासियों को भड़का न दे, है ना। तो डर के हमारे फ्रांसवासियों ने क्या किया, हो ची मिन यानी कि उस महात्मा को जेल में बंद कर दिया था। फिर सभी लोगों ने ढूंढने लगा कि हमारा महात्मा कहाँ गया, साधु कहाँ गया। तो फिर सब लोग को पता चला तो जेल में बंद किया फ्रांस वाले। सारे नागरिक गांव के वियतनाम व्यक्ति जमा हो गए, पुलिस स्टेशन को चारों ओर से घेर लिया। तब सिपाही उनसे बचने के लिए झूठ बोलता है कि हमारा जो साधु है वो पागल हो गया है ना। लेकिन लोग जनता उनकी बातों को विश्वास नहीं करते कि हमारा साधु पागल नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, साबित कीजिए। तो फिर फ्रांस के सिपाही क्या किए, एक डॉक्टर को रुपया पैसा दिया और बोला कि जाओ तुम इसको चेक करो और बोल देना ये पागल है, यानी घूस दे दिया उस डॉक्टर को। डॉक्टर जब उसे चेक करने के लिए गया तो डॉक्टर उस महात्मा के पास जब गए तो वो उनकी वाणी को सुनकर खुद ही उनका भक्त बन गए। देखो, जबकि पैसा भी लिया था। इसीलिए कहते हैं कि वाणी अच्छा बोलिए। बस संसार में सबसे सुंदर चीज़ है हम लोग का वाणी। ये वाणी मनुष्य को खाना भी खिलाता है और मार भी खिलाता है। जैसे आप बर्ताव करिएगा जिनके साथ, जिस तरह से आप व्यवहार कीजिएगा अपने
बोली पर जितना कंट्रोल रखिएगा, है ना, जितना मधुर बोली बोलिएगा उतना आपका संगति मित्र ज़्यादा बनेगा। अब बोलिएगा कौवा कार की तरह भाषा तो कोई बैठो नहीं करेगा आपके पास। आज जिस दिन किसी रुपया पैसा की जरूरत पड़ गया तो कोई देवो नहीं करेगा, इसीलिए वाणी पर कंट्रोल रखिएगा सभी। चलिए, तो वो डॉक्टर भी उनका क्या बन गए, भक्त बन गए, है ना। तो डॉक्टर जैसे ही उसको चेक करके बाहर निकला तो सभी लोगों को बोल दिया कि हाँ हमारा जो महात्मा है ये पागल नहीं है, ये वियतनाम वाले सब वियतनाम कर रहे हैं, ये फ्रांस वाले सब इसे जबरदस्ती पागल घोषित कर रहे हैं। जिस पर सारे जनताओं जो है आक्रोश के कारण भर गए थे, आक्रोश से गुस्सा से, और सभी पुलिस स्टेशन सबको तोड़ दिया। चलिए ये सब बता दिए थे, अब हम लोग आगे चले। चलिए तो अब क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए बच्चों, इसमें कह रहा था कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, है ना। तो देखिए प्रथम सरकार जो है दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई का था। उसके बाद वियतनाम में एक महात्मा आए थे घूमने के लिए, है ना, जो कि फ्रांस से आया था। और जब ये महात्मा वियतनाम में आया तो अपने ही धर्म का बड़ाई करने लगा और दूसरे धर्म की बुराई करने लगा। अब जैसे हम लोग हिंदू हैं, हिंदू के धर्म का जो कोई बुराई करेगा तो उनको छोड़ देंगे, मारेंगे कि नहीं मारेंगे, उसको जमीन में गाड़ देंगे। तो वियतनामी लोग जो है उनकी धर्म की जो बुराई कर रहे थे वो महात्मा, तो उनको बहुत मारा, पीट कर पकड़ के बहुत मारा। तब वो जो है रोते रोते चला गया फ्रांस। फ्रांस में उस समय नेपोलियन था। कौन नेपोलियन? नेपोलियन तृतीय। वो नेपोलियन बोनापार्ट नहीं, वो तो अच्छा व्यक्ति था जो 40 युद्ध जीत के आया था। ये नहीं, ये नेपोलियन तृतीय है, ये अलग है, ये दूसरा राजा है। तब नेपोलियन तृतीय ने अपने सैनिकों को, सिपाही को, सबको आदेश दिया कि जो हमारे महात्मा को मारा है जाओ उसको पकड़ के लेकर आओ, उस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लो। सारे सैनिक सिपाही जहाज में भर के चले गए वियतनाम, और वियतनाम पर क्या किए, कब्जा कर लिए, वहाँ के लोगों को मारा पीटा। और वहाँ पर नेपोलियन तृतीय ने अपना आधिपत्य जमा लिया बच्चों, और वहाँ पर एक ही भाषा दे दिया गया, फ्रांस की भाषा। तो तब से लेकर फ्रांस वहाँ की आज़ाद होते फिर धीरे धीरे लाओस, फिर कंबोडिया, फिर पूरा हिंद चीन पर कब्जा कर लिया था फ्रांसवासी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो देखिए बच्चों, प्रथम जेनेवा कनेक्शन जो है ना, यह हमारा हुआ था, आपको ऑप्शन दिया 1954, 1864, 1874 या 1884। देखिए 1900 कहा गया, या 1854 है। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों सी, 1874। बी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो इल्बर्ट बिल, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। देखिए तो इसका आंसर होगा रॉलेट एक्ट। जरा याद कीजिए आप सभी बच्चे, जरा अपना अपने दिमाग पर जोर डालिए। आप लोग को हम पढ़ाए थे जलियांवाला नरसंहार कांड, है ना, जहाँ पर जनरल ओ डायर को आदेश दिया कि जितने भी जलियांवाला बाग में व्यक्ति सब जमा है सबको गोली मार दो, है ना। तो वहाँ पर गोली मारने का जब आदेश दिया था तो सबको एक डिसीजन से क्या कर दिया गया था, गोली मार दिया था। और जो भी लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, अच्छा वो सब गठित किए हुए थे, वे सभी लोग वहाँ पर जलियांवाला बाग में गठित किए हुए थे। तो वे लोग गठित हुए थे। आपको बता दूं कि उस समय पूर्णिमा का एक मेला लगाया जाता था अमृतसर में, जो पंजाब में अमृतसर है, वहाँ पर पूर्णिमा मेला लगता था, बैसाखी पूर्णिमा। तो उस बैसाखी पूर्णिमा में सभी लोग गठित हुए थे, लेकिन अंग्रेज को लगा कि शायद हमारे खिलाफ जो है सब कुछ संयंत्र रच रहा है, जिसके कारण उन्होंने क्या किया, जनरल ओ डायर को आदेश दिया कि जाओ सबको गोली मार दो। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया, गोली मार दिया गया। तो बहुत सारे लोग मर गए, कुछ लोग यहाँ वहाँ भागने लगे थे, कुएं में भी कूद गए, लेकिन कुएं में भी अंग्रेज ने नहीं छोड़ा, वहाँ पे भी गोली मार दिए। अभी तक उस कुएं का पानी लाल ही, अमृतसर में जाकर आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ की भूमि भी लाल है। तो कह रहा है किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, तो रॉलेट एक्ट के। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो बच्चों मैं आप सबको बता दूं कि इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण हम पढ़ाए हैं कि जर्मनी का एकीकरण कौन किया था, तो बिस्मार्क किए थे, है ना। उसी तरह से इटली का एकीकरण कौन किया था, तो मैजिनी किया था। याद रखिएगा सभी बच्चे, है ना, इंपोर्टेंट बात है। इटली का एकीकरण कौन किया था बच्चों, इटली का एकीकरण मैजिनी, इसको भी आप सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, है ना। और देखिए जर्मनी का कौन किया था,
आप सबको बता दिए हैं। जर्मनी का एकीकरण क्या था? बिस्मार्क, बिस्मार्क, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क किया था, जिन्होंने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। आगे देखिए, अच्छा देखिए मेजनी किया था। देखिए इसमें कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो आपको बताए थे, हम पढ़ाए भी थे कि इटली का जो एकीकरण है बच्चों वो हुआ था हमारा सबसे पूर्ण की बात कर रहा है, मतलब संपूर्ण कब हुआ था? तो 1871 में। किस संधि के बाद? तो फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट याद कीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या इटली? तो बच्चों लुई फिलिप जो था वो ऑस्ट्रिया का शासक था, पढ़ाए भी थे लुई फिलिप के बारे में। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1985। तो बच्चों इनका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा 1975, 1975। अगला क्वेश्चन देखिए 55 का क्वेश्चन कर रहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? 1995, 1996, 1998, 1999। तो इसका भी ऑप्शन ए ही होगा बच्चों, 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। 56 कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? नाइट, केसर-ए-हिंद, महात्मा, इनमें सभी। तो अभी आप लोगों को थोड़ी देर में हम डिस्कस किए थे, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, कि जब जलियांवाला नरसंहार कांड जब हुआ तो उस समय महात्मा गांधी जी ने क्या किया? केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। तो केसर-ए-हिंद की उपाधि उन्हें अंग्रेजों ने दिया था, ब्रिटिश ने दिया था, ठीक है। और ये भी पूछेगा आपको क्वेश्चन की कि आपको किस कांड के चलते महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी? तो यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पे सभी बच्चे टिक लगाएंगे। अगला है देखिए, महात्मा गांधी नहीं होगा, ये गधा महात्मा गांधी मारा है, गलत है, पढ़ाए हैं सारा क्वेश्चन। आगे देखिए 57 का, औस प्रकार क्या है? देखिए औस, औस यानी देखिए एक होता है औस और एक पूछा जाता है आपको औसबोर। औसबोर, औसबोर का मतलब होता है धान की किस प्रकार की फसल हो, धान का फसल। तो देखिए जहाँ कहीं भी धान का फसल ऑप्शन में नजर आ रहा है वही होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए में दिया है गेहूं, ऑप्शन बी में दिया है धान, तो वही होगा। धान का फसल कोई कहा जाता है औसबोर या औस का प्रकार, यानी धान का ही प्रकार है, ठीक है। आगे देखिए 58 का कह रहा है निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? रोक दिए। देखिए निम्न में से कौन किसी रेल मंडल, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए 58 का, 57 का बता दिया, 58 का देखिए। 58 का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी हाजीपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी कोलकाता। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा इंदौर, इंदौर। और बाकी देखिए सभी रेल मंडल का जो है मुख्यालय है, बिलासपुर भी है, हाजीपुर भी है, कोलकाता भी है, लेकिन इंदौर नहीं है। इसका निगेटिव पूछ रहा था आपका, कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को पढ़ के मारिएगा, टिक नहीं कि देखेंगे ऑप्शन ए में दिया है सही वाला, सही वाला को करके आ जाइएगा। सुन इसमें गलत पूछ रहा है तो गलत वाला जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 का, कह रहा है निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में है? सूरत, सांता क्रूज, कांडला या फिर फाल्टा? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा, वो हो जाएगा फाल्टा, फाल्टा होगा, सूरत नहीं होगा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा, शरावती, चंबल या हीराकुंड? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा 60 का ए हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी घाटी परियोजना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी घाटी नदी परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 61 का कह रहा है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली, रेडियो क्लब ऑफ कोलकाता या फिर आकाशवाणी या फिर रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे? इसका आंसर ये होगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, VVI कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन VVI है, इंपॉर्टेंट है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे।
62 का देखिए, कह रहा है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो देखिए पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1995। तो ये भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है, बताइए आप सब कब हुआ था। इसका करेक्ट आंसर होगा 1992। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। गया, भोजपुर, पूर्णिया, कैमूर। तो बताइए मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, तो इजी क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए, कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर। बोलो बोलो बोलो, जल्दी करो। देखिए इनका आंसर जो है सो पूर्णिया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64 का, कह रहा है कि निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये भी बताने वाली क्वेश्चन है, इसको तो देखेंगे, झट से देखना है कि जहाँ कहीं भी आपको नज़र में कोसी आ रहा है तो वही उसका आंसर होगा। बिहार का शोक याद रखिएगा, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। कोसी नदी को दिमाग में डाल लीजिए बात, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है। भूमि, प्रतिभूमि बाजार, औद्योगिक बाजार या विकास वित्त संस्था या इनमें सभी। तो बच्चों इनमें सभी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ। 1904, 1912, 1914 या 1999। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1912। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। तो इस क्वेश्चन को हम कई बार कराए हैं और आज फिर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि देखिए भारत में सकल घरेलू उत्पाद में ऑप्शन दिया, जरा कृषि क्षेत्र क्या होता है उनको जानिए। कृषि क्षेत्र का मतलब होता है कि जिस भूमि पर हम लोग फसल उपजाते हैं, है ना। कृषि कार्य का मतलब क्या है, जहाँ पर हम लोग फसल उपजाते हैं, काटते हैं, बोते हैं और वो जो कार्य करते हैं वही तो कृषि होता है, उसी को तो कृषि कहा गया है। तो कृषि क्षेत्र में क्या आ जाएंगे, तो कृषि क्षेत्र में आ जाता है मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। उसके बाद और क्या आ जाएंगे बच्चों कृषि क्षेत्र में, तो बत्तख पालन भी आ जाएगा, है ना। मछली पालन आ जाएगा, मछली पालन। और क्या आ जाएंगे कृषि क्षेत्र में बच्चों, तो और भी बहुत सारे चीज आ जाएंगे जो प्राथमिक। और देखिए कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी बोला गया है ना। और देखिए औद्योगिकरण, औद्योगिक क्षेत्र का दूसरा नाम है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र, इसको भी याद रखिएगा, है ना। और ये सेवा क्षेत्र को बोला जाता है तृतीय क्षेत्र बोला जाता है सेवा क्षेत्र को। देखिए औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र में जो चीज हम लोग निर्माण करते हैं वो चीज आ जाता है। जैसे कोई चीज का निर्माण हो रहा है, कोई चीज का निर्माण हो रहा है तो वो चीज आपको द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, है ना। तो निर्माण द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। और देखिए तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र यानी जो चीज हमें सेवा दे रहे हो, हमें सुविधा दे रहा हो, है ना। जैसे टीचर जो होता है यानी शिक्षक जो होते हैं वो आप सबको पढ़ा रहे, तो एक प्रकार से सेवा दे रहा है। जैसे देखिए जैसे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में हम लोग क्या करते हैं, 10-20 रुपया का टिकट कटाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, हनुमान नगर से झंझारपुर। तो इसका मतलब ये नहीं कि 10-20 रुपया में हमने टिकट खरीदे है तो रेलगाड़ी को खरीद लेंगे, सो नहीं होता है। उसका अर्थ ये हुआ कि रेलगाड़ी आपको सुविधा दे रहा है, सबके लिए सुविधा दे रहे हैं, है ना। तो ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं, सेवा क्षेत्र में ही आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 100% है कि एक क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है और इस वर्ष भी पूछा जाएगा, 2025 में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से। पूरे को हम आपको पढ़ा रखे हैं, पूरे पढ़ाए हुए हैं सारे चीज, बस अभी आप लोग देखिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, आय कह रहा है भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी। 1990, 1991, 1995, 2001। तो बच्चों भारत में जो है एलपीजी नीति जो है अपनाई गई थी, इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1991। खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। देखिए खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तो बच्चों इनका जो सही आंसर होगा, है ना, खनन वाला का,
खनन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र नहीं। देखिए खनन यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। मिट्टी को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं हम लोग? मिट्टी पर जो कोई भी फसल सब बोते हैं, है ना, फसल बोए, मत्स्य पालन किए, बतख पालन किए, है ना, जानवरों को पाले, तो ये सब आपको पशुपालन ये सब किस क्षेत्र में आ जाते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन करें व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो बच्चों बैंक का एजेंसी कार्य क्या होता है? क्यों कार्य होता है? ऋण देना और ऋण वापस लेना, है ना। इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें 71 का कि सहकारिता का मूल्य तत्व क्या है? आपसी सहयोग या स्वैच्छिक सदस्यता या फिर जनतांत्रिक संचालन या इनमें सभी? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इनमें सभी हो जाएगा। आकर इनमें से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? उपभोग, विनिमय, बचत या फिर विनिमय। जरा क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण। देखिए एक मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी ध्यान दो इधर। कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि पूंजी का निर्माण होता है। अच्छा पूंजी का निर्माण कैसे होगा? जब हम लोग रुपया पैसा को बचाएंगे तबे ना पूंजी का निर्माण होगा, और खर्च कर लेंगे तो क्या पूंजी का निर्माण हो पाएगा? जमा हो पाएगा रुपया? नहीं ना हो पाएगा। तो जमा नहीं होगा तो पूंजी का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को पैसा पर जो है सो खर्च करेंगे, लेकिन उतना ही खर्च करेंगे जितना की आवश्यकता हो, और बाकी को बचा कर रखेंगे, है ना। तो बचा कर रखेंगे तभी पूंजी का निर्माण होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, बचत हो जाएगा। आगे देखिए 73 कह रहा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन तो कितना बार आप लोग को डिस्कस भी कराए हैं, है ना, कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? बताइए, आप ही सब बताइए क्या होगा? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह आंदोलन? बोलिए क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा जो है सो आप सबको पता है कि यह नमक कानून यानी नमक पर जो अंग्रेज ने प्रतिबंध लगा दिया था, तो उनको तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा किया था। ठीक है, दांडी एक स्थान का नाम है जो महात्मा गांधी आरंभ किए थे, साबरमती आश्रम से चलना आरंभ किए थे। दांडी यात्रा यानी दांडी स्थान पर गए और वहाँ पर जाकर जो है तो समुद्र से जल लेकर नमक बनाए और फिर इरविन को दिखा देंगे, देखो इरविन हमने नमक बना लिया है ना। तो नमक कानून को भंग किया था। ठीक है, ये सब पढ़ाया गया आप सभी को, अभी हम लोग वैसे ही बताते हैं। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन भी बताए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बताया गया है ना, चंपारण सत्याग्रह भी बताया गया था, तीन कठिया प्रणाली, नील की खेती, है ना, सारा चीज बताया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 74 का, कह रहा है निम्न में से, और एक और बात ध्यान रखिए, 100% फिक्स है कि राष्ट्रीय आंदोलन से आपको 4-5 क्वेश्चन ये करता है। इसमें भी देखिए राष्ट्रीय आंदोलन से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस किए हुए, लगा कर 4 हो गया, यानी 4 क्वेश्चन मिल गया हमें राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है, तो राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा पर विशेष फोकस कीजिएगा आप सभी बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, बोलिए। तो देखिए कह रहा है निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, इसका सही आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, काला अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस? देखिए बच्चों बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप लोगों को हम बताए थे, है ना। लाला लाजपत राय इसका सही आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में सब जानते हैं कि हमारे महात्मा गांधी का गुरु है। महात्मा गांधी का गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस इसके बारे में तो सभी जानते हो कि इसका एक फेमस नारा है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था? जब ये आपको क्या कहते हैं हिटलर से जब मिलने गया था, सबको पता है ना। जब हिटलर से मिलने गया तो सैनिक बोला कि आप थोड़ी देर वेट कीजिए, आ रहे हैं। जब हिटलर आया तो सब वहाँ पर जितने भी मंत्री थे सब खड़ा हो गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं खड़े हुए। फिर हिटलर जो है सब अंदर चला गया, फिर एक बार हिटलर आया, फिर सभी व्यक्ति खड़ा हो गए लेकिन सुभाष चंद्र जी बोस नहीं खड़ा हुए। फिर हिटलर जो है सो अपने अंदर रूम में गया, फिर आया तो फिर सभी व्यक्ति खड़ा हो गए लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं खड़ा हुए।
तब आपको अंत में हिटलर आता है, तब सुभाष चंद्र जी बोस खड़ा होते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उनका हाल समाचार पूछते हैं। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है सो एक जोहरी की तरह उनका नजर है, वो समझ जाते हैं कि कौन हिटलर है और कौन हिटलर नहीं है। हिटलर को लगा कि हमें नहीं पहचानेगा सुभाष चंद्र बोस, है ना, लेकिन वो पहचान लिए। तो वहीं से जो हिटलर ने जो भारतीय सेनाओं को जो कब्जा किया था, उन सेनाओं को जो है सो लिया, उन कमांडो को लिए और लेने के बाद उन्हें दिल्ली चलो का यानी दिल्ली चलने का आदेश दिया। तो वहीं पर एक नारा लगाया गया था, दिल्ली चलो का नारा लगाया गया था। और ये सैनिक को जो है सो क्या कहते हैं, हिटलर सैनिक को जो है तो हिटलर भारतीय सैनिक को जबरदस्ती जो है सो अंग्रेजवा सब गुलाम बनाकर हिटलर को मारने के लिए भेजा था, लेकिन हिटलर ने भारतीय सैनिक को जो है सो मारा नहीं, उनको कब्जा करके रखे थे, उनको बंदी बनाकर रखा हुआ था। फिर बाद में उन्हें जो है जब सुभाष चंद्र बोस जी आए तो उनके कहने पर उन्हें छोड़ा गया और फिर उन्हें लड़ने का तरीका सब जो है सो सिखाया गया और फिर वो लोगों को लेकर दिल्ली चला था। वहीं पर एक नारा दिया गया था, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। इसमें कोई शक नहीं है, देखना है और ऑप्शन को पकड़ लेना है। चलिए आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है ना, इस राष्ट्रीय उद्यान को हम एक बार एक जगह जो है आपको जितना भी राष्ट्रीय उद्यान है सारा को हम लिखा कर या वीडियो बनाकर आप लोग को डाल देंगे कि जो जो उद्यान है कहाँ पर है, किस राज्य में है ना, ताकि आप लोग को भी दिक्कत न हो। कि वैसे तो डाल ही दिए थे लेकिन आप लोग पढ़े होंगे या फिर कॉपी हरा गया होगी क्या किया है ना। तो देखिए फिर भी हम एक बार और डाल देंगे। कह सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कर्नाटक, केरल, ओडिशा या गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 का, करा कलपक्कम जो है सो परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। देखिए कलपक्कम, यहाँ से कलपक्कम, कल्प से याद रखिए कल, इसका आंसर जो होगा वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या पश्चिम बंगाल। तो देखिए इनमें से 3 गो नहीं होगा, ना तो कर्नाटक, न केरल, न पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। इसको याद रखिए, इसका ट्रिक है याद करने का। देखिए कलपक्कम, कल्प से याद रख लीजिए कल, तो कल क्या होगा, कल मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है तमिल यानी कल मिल। तो कलपक्कम से याद रखिएगा तमिलनाडु यानी कल मिलेंगे तो तमिलनाडु। ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, याद करने का। अगला देखिए, निम्न में से कौन पत्तन पूर्वी घाट तट पर स्थित नहीं है। फिर देखिए निगेटिव वाला क्वेश्चन आ रहा है, नहीं वाला क्वेश्चन आ रहा है ना। तो क्या वो तूतीकोरिन है या फिर मारमागाओ या फिर पारादीप या फिर विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर बच्चों पारादीप होगा, ये नहीं होगा। चलिए बच्चों आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। देखिए आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है। मृदा निर्माण का कारक है, चलिए मृदा निर्माण का कारक इसमें दिया है जलवायु, वनस्पति, चट्टान, इनमें सभी। तो देखिए इसका आंसर इनमें सभी होगा। और देखिए मृदा निर्माण के कारक को हम आप लोगों को थोड़ा विस्तार से बता देते हैं बोर्ड पे। चलिए सभी बच्चे देखिए, ऑन हो गया। देखिए बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है ना, 80 नंबर का क्वेश्चन, इसमें कह रहा था कि निम्न में मृदा निर्माण का कारक है जलवायु, वनस्पति, चट्टान या इनमें से सभी, है ना। तो देखिए मृदा का जो निर्माण होगा यानी मृदा का मतलब क्या हुआ, मृदा यानी क्या हो बच्चों, तो मृदा का तात्पर्य होता है मिट्टी से। किससे, मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी यानी जमीन का मिट्टी। देखिए तो जमीन का जो मिट्टी होता है, मिट्टी भी कई तरह के होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कुछ मिट्टी काली होती है, कुछ रेतीली होती है, कुछ चिकनी मिट्टी होती है ना, कुछ लेटेराइट मिट्टी होती है, कुछ लाल मिट्टी होते हैं, है ना। तो कुछ काली मिट्टी, जैसे काली मिट्टी में कपास की सबसे अधिक खेती की जाती है। पूछेगा कि कपास की खेती किस मिट्टी पर की जाती है, तो बोलिएगा काली मिट्टी पर, है ना। और सबसे अधिक कृषि यानी धान की खेती किस पर की जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पर। ये भी याद रखिएगा कि सबसे अधिक मात्रा में यदि बात किया जाए धान की खेती किस मिट्टी पे की जाती है, तो बोलिएगा जलोढ़ मिट्टी। अच्छा बताओ एक बात हमें, जलोढ़ मिट्टी क्या है। देखिए जब बाढ़ आता है नदी में और वो बाढ़ अपने साथ
अपने साथ, मतलब अपने साथ जो बहाते हुए खड़ेड़ते हुए है ना मिट्टी को लेके आएगा, और मिट्टी को लेके आते हैं और उन मिट्टियों को जिन जिन खेतों के तरफ जाएगा, मतलब पानी जहाँ जहाँ जाएगा, जिस खेत में जाएगा, जिस मैदानी भाग में जाएगा, तो जहाँ से होकर पानी चलता रहता है तो वहाँ से आपको जलोढ़ मिट्टी जो है सो आगे की ओर बढ़ता रहता है, मतलब जलोढ़ मिट्टी को बिछाया देता है वो। तो जब भी बाढ़ जो है अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक बाढ़ जब आएगा तो बाढ़ अपने साथ जलोढ़ मिट्टी को लाता है, और वही मिट्टी जब खेत सब में भर जाता है तो खेत सब जब फुल हो जाएगा तो उसमें बिछा देता है, वो मिट्टी सबको खेतों में बिछा देता है। और उस मिट्टी पे जब हम लोग कोई भी फसल बोएंगे तो अधिक से अधिक उपजाऊ भूमि बन जाता है वो, और अत्यधिक फसल उगता है जलोढ़ मिट्टी पर। खासकर धान की खेती वहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है जलोढ़ मिट्टी पे। तो चलिए, तो मिट्टी का निर्माण, अच्छा मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ये जो हमारा मिट्टी है ना, तो इनका निर्माण कैसे होगा, मिट्टी का निर्माण कैसे होगा? तो देखिए बच्चों, मिट्टी का जो निर्माण होता है वो जलवायु से होता है, ठीक है, जलवायु से होता है, वनस्पति से भी होता है, चट्टान से भी होता है। अब देखिए, जहाँ कहीं यदि जल है, कोई भी थोड़ा कहीं यदि मान लीजिए जल है ना, और उस जल में कोई भी वनस्पति गिर गया, यानी कोई भी मान लीजिए कुछ लकड़ी का ठेर ही टूट के गाछ का गिर गया है ना, या कोई चट्टान जो है अत्यधिक बिजलों का चमकने पर है ना, चट्टान पर जब बिजलों का चमका तो चट्टान फट जाएंगे, और फटने के बाद वो छोटे छोटे कण में बिखर जाएंगे, है ना, छोटे छोटे कण में बिखर जाएंगे, है ना। या भूकंप आ गया तो भूकंप आ जाने के कारण जब जमीन फट जाता है ना, तो जमीन फट जाता है तो एक जो है सो आप देखेंगे पुइन की तरह बन जाएगा, यानी दरार बन जाता है बीच में। तो उस बीच में जो भी जानवर सब फंस जाते हैं, गिर जाते हैं उस गड्ढे में, जो भी जानवर गिर जाए या पेड़ पौधा ये सब जो है टूट फूट के गिर जाए, है ना, तो वो सभी चीज़ अंदर में जाकर दबने लगते हैं, और अत्यधिक दबने के बाद, अत्यधिक टेम्परेचर जब उसको पड़ेगा तो दबने के बाद, सड़ने गलने के बाद वही सब क्या हो जाते हैं, मिट्टी का रूप ले लेता है, मिट्टी तब बन जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सभी को, यानी चट्टान, वनस्पति और जलवायु, ये सब जैसे सर गल कर मिट्टी का रूप ले लेगा, ठीक है। और देखिए, इसमें आपको यह भी पूछ सकता है कोयला के बारे में, तो कोयला के बारे में भी आप लोग को हम बताए थे कि जब भूकंप आता है और ज़मीन के अंदर, है ना, जब ज़मीन फट जाता है और उस ज़मीन के अंदर जो भी आपको पशु पक्षी पेड़ पौधे लकड़ी जो है सो दब जाते हैं, और दबने के बाद जब हम उसे नहीं निकालेंगे, यानी निकालना नहीं है उसको, है, जब उन्हें निकालेंगे नहीं, उसको वैसे ही रहने देंगे, है ना, तो जब कई वर्ष हो जाएगा, यानी लाखों वर्ष जब हो जाएंगे, लाखों वर्ष तक जब उसे नहीं निकालेंगे तब वो कोयला का रूप ले लेगा, समझ गए। और उस कोयला को फिर लाखों वर्ष छोड़ देंगे, उसको भी नहीं निकालना है, तब वही कोयला पर अत्यधिक टेम्परेचर और बढ़ेगा। टेम्परेचर मतलब समझे, ताप। हम लोग जितना जमीन को खोदेंगे, अंदर जाएंगे, तो उतना अधिक ताप बढ़ता रहेगा, समझे। तो देखिए, जब हम उन कोयला को नहीं निकालेंगे, उसको छोड़ देंगे और टेम्परेचर ताप पर, है ना, और फिर कुछ लाख 2 लाख वर्ष जब हम उनको निकालेंगे खोदकर, तो वही कोयला तब हीरा यानी डायमंड का रूप ले लेता है, समझ गए। तो देखिए, इसमें कह रहा था कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो जलवायु से भी होता है, वनस्पति से भी होता है, चट्टान से भी होता है, इनमें से सभी, यानी इसका सही आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राएं सभी सुनिए, आज का जो यह वीडियो था, है ना, वो 80 का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आज हल करवा दिया आप सभी को। यह 2 भाग में बन गया है ना, दोनों का हम नाम लिख देंगे, आपको भाग बता दिया जाएगा, भाग 1 और यह जो है भाग 2 है, ठीक है। तो देखिए, आज के लिए बस इतना ही, आप लोग मन ला कर पढ़िएगा, इसको देखिएगा, है ना, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप सभी जानते हैं क्या करना है ना, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए।